हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। जैसा आपको पता है, आज मैं पार्ट 3 स्टार्ट करने वाला हूं। आज बच्चों मैं पार्ट 3 पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल साइंस क्लास 12, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। यानी हम इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं कि जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना कैसे होगी, कैसे हो रही थी उस टाइम पे, किस टाइम पे, जब यूएसएसआर का अंत हो गया था। जब यूएसएसआर का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, तो विश्व में अब केवल क्या बचा, अमेरिकी महाशक्ति बची है। तो वर्ल्ड के अंदर ना अमेरिका अपना कैसे पैर फैला रहा है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हो रही है, हमें बेसिकली यही चीज़ें इसके चैप्टर के अंदर। तो जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, वो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं ऐसे ही वीडियो हर रोज़ पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे वर्चस्व मतलब क्या होता है। यानी जो वर्चस्व है, वर्चस्व इसका मीनिंग क्या होता है, वर्चस्व का मतलब क्या होता है। तो वर्चस्व का मतलब ऐसी स्थिति है जिसमें कोई देश विश्व में बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो। यानी कहने का मतलब यह है, वर्ल्ड है, वर्ल्ड में 100 देश हों, उन 100 देशों में से एक देश ज़्यादा ताकतवर बन जाए, उसी को क्या बोलेंगे, हम वर्चस्व बोलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको वर्चस्व क्या है। कि वर्चस्व का मतलब ऐसी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई देश विश्व में बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो जाता है। अमेरिकी वर्चस्व का भी यही एक स्थिति है। यानी अमेरिकी वर्चस्व का मतलब भी एक ऐसी ही स्थिति थी जिसमें अमेरिका विश्व में बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर स्थिति में आ गया था। यानी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल अब कौन रह गया था, अमेरिका रह गया था। अमेरिका के पास ज़्यादा ताकत थी, यूएसएसआर ख़त्म हो चुका था, तो अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हो गई थी। यह ताकत आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक क्षेत्रों में थी। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी देश हो, उनमें से कोई एक देश ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो सब देश को उसकी सुननी पड़ती है, उसी को वर्चस्व कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि ऐसी स्थिति बनी क्यों थी। यानी ऐसी स्थिति, कैसी वर्चस्व वाली स्थिति आखिर बनी क्यों थी वहाँ पर। शीत युद्ध के दौरान जब विश्व में दो महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ थी। यानी जब शीत युद्ध चल रहा था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लेसन 1 शीत युद्ध, उसमें हमने क्या देखा, विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हो गया। एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ, एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ। तब शक्ति का संतुलन बना रहता है। पर सोवियत संघ के विघटन के बाद जब विश्व में सिर्फ एक ही देश यानी अमेरिका रह गया, तब विश्व में शक्ति का संतुलन समाप्त हो गया। यानी कहने का मतलब यह है, तराजू होता है, जब तराजू होता है उसमें क्या दोनों तरफ बराबर होता है तभी तो होता है ना। परंतु यहाँ पर क्या हो गया, सोवियत संघ का अंत हो गया। अब केवल कौन भारी पड़ा रहा था देशों पे, अमेरिका। यानी अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हो रही थी। ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद सिर्फ देश में यानी अमेरिका रह गया था। सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, तब इसमें शक्ति में संतुलन समाप्त हो गया। अब जो संतुलन था विश्व के अंदर, कि अगर अमेरिका कुछ करता तो सोवियत संघ बोल सकता था, और अगर सोवियत संघ कुछ करता तो अमेरिका बोल सकता था। परंतु यहाँ पर सोवियत संघ ही खत्म हो गया, तो संतुलन क्या हो गया, बिगड़ चुका है। अमेरिकी एक अकेली महाशक्ति बन गई और अमेरिका केवल क्या बन गई, एकमात्र महाशक्ति बनकर रह गई। ऐसी स्थिति आ गई कि वह विश्व में कोई भी काम अपनी मर्जी से कर सकता था। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई ना कि अब अमेरिका अपने हिसाब से कुछ भी कार्य कर सकता था, अपनी मर्जी से कर सकता था। बिकॉज सबसे पावरफुल अब कौन रह गया है, अमेरिका। ठीक है, और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। इस स्थिति को ही अमेरिकी वर्चस्व कहा गया। यानी अमेरिका अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता था, उसको रोकने वाला कोई दूसरा देश नहीं था। इसी को बोला गया है अमेरिकी वर्चस्व। अब समझ आया आपको अमेरिकी वर्चस्व क्या था। तो बच्चों आपने जान लिया अमेरिकी वर्चस्व किसे कहा गया। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि यानी कहने का मतलब ये है, संपूर्ण देश में जब बैलेंसिंग करने के लिए कोई पावर नहीं रही, तो उसमें से एक ज़्यादा पावरफुल बन गया जो था अमेरिका। अब वो पावरफुल बन गया तो वो अपने हिसाब से देश में सब, अपने पूरे वर्ल्ड में कुछ भी करने को तैयार था, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं था। इसी को बोला गया अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में। किसके बारे में, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म आखिर है क्या, क्या चीज़ था ये। तो देखो बहुत इजी वे में आपको मैं समझा दूंगा ये सारा पॉइंट। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। जिस बच्चे ने सेकंड चैप्टर नहीं देखा है, वो प्लीज़ उसको जाके वॉच कर लो। उसमें से बहुत सारी चीज़ें इसमें सिमिलर हैं, तो आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप पहले वो देख के आना, तब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो जैसा आपको पता है, मैंने बताया था अगस्त 1990 में इराक ने क्या कर लिया था, कुवैत पर कब्जा कर लिया था। लास्ट चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया, लास्ट पार्ट के अंदर। इराक ने कुवैत पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इराक को समझाने की बहुत कोशिश की गई, परंतु इराक नहीं माना। आपको याद है, इराक को बहुत ज़्यादा समझाया गया कि आप कुवैत को क्या कर दो, रिहा कर दो, छोड़ दो, परंतु इराक नहीं मानता है। नाम मानने की वजह से यूएनओ यानी
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक नाटकीय फैसला लिया और इराक पर बल प्रयोग करने की अनुमति दे दी। यानी कहने का मतलब यह है, अगर कोई बंदा होता है उससे पहले अपन क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई ऐसी सी बात है, तू मान जा। अगर वो नहीं मानता है फिर हम उसको क्या करते हैं, मारना पीटना स्टार्ट करते हैं। तो सेम यही हो रहा था यहाँ पर। इराक क्या है, इराक एक शरारती बच्चा है, वो बात नहीं मान रहा, वो कुवैत को नहीं छोड़ता है। तो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक नाटकीय फैसला लिया और अमेरिका को बोला आप ना बलपूर्वक प्रयोग करो और कुवैत को वहाँ से क्या करा लो, रिहा करवाओ। ठीक है बच्चों, यूएनओ ने इस अभियान को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा। यानी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसको कहा गया, इसी को। यानी इराक को कुवैत से रिहा करवाने की जो साजिश रची गई, जो ऑपरेशन चलाया गया, उसी को डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया है। यूएनओ के सेना को इराक पर हमला करने के लिए भेजा गया। अब यूएनओ की जो सेना थी उसको कहाँ भेज दिया, इराक पर भेज दिया कि आप क्या कर दो, अब यहाँ पर अटैक करो। वैसे तो इसमें 34 देश की सेना मिली जुली थी, यानी जो यूएनओ की जो सेना है उसमें 34 देशों की सेना मिली जुली थी, परंतु 75% जो सैनिक थे ना वो अमेरिका के सैनिक थे। यानी 75% सैनिक कहाँ के थे, अमेरिका के थे। और उसका जो जनरल था वो भी कौन था, अमेरिका ही था। यानी इसका जनरल भी कौन है, अमेरिका ही है। यानी कहने का मतलब यह सारी पावर्स किसके हाथ में है, अमेरिका के हाथ में है। सद्दाम हुसैन जो उस समय इराक के राष्ट्रपति थे, यानी इराक के राष्ट्रपति उस टाइम पे कौन है, सद्दाम हुसैन है। कौन, सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा कि यह जंग 100 जंगों की एक जंग होगी, मतलब कि उन्हें इतना ईजी हरा पाना बहुत मुश्किल होगा। यानी जो सद्दाम हुसैन है उन्होंने चैलेंज कर दिया किसको, यूएनओ के सेना को, कि आपको लग रहा है ना बहुत ईजी आप मेरे को हरा दोगे, आप ऐसा नहीं कर पाओगे, मेरे को हराना पाना इतना आसान काम नहीं है। इराक बड़े ही आराम से कुछ ही दिनों में परंतु हार जाता है। इराक को ये लोग क्या करते हैं, तुरंत हरा देते हैं, कुछ ही दिनों के अंदर इराक को बहुत आराम से हरा दिया जाता है और कुवैत से हटना पड़ता है। और कुवैत को क्या करना पड़ता है, आज़ाद करना पड़ता है। इराक ने अब कुवैत को क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। ठीक है बच्चों, इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपनी शक्ति का खुला प्रदर्शन किया। यानी अमेरिका ने सब पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं क्या चीज़ हूँ, अब आप लोग देखो मेरी शक्ति। अमेरिका ने अपनी शक्ति का क्या क्या खुला प्रदर्शन किया। इस युद्ध में अमेरिका के ने स्मार्ट बमों का भी प्रयोग किया था। यानी इस युद्ध के अंदर स्मार्ट बमों का प्रयोग किया अमेरिका ने, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है, स्मार्ट बम युद्ध भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे टीवी पर लाइव प्रसारण किया गया, इस वजह से वीडियो गेम भी कहा गया है, वीडियो गेम वॉर भी कहा गया। ठीक है बच्चों, यानी अमेरिका ने पहले अपनी शक्ति का खुला प्रदर्शन किया, इसमें अपने स्मार्ट बम यूज़ करे, इसलिए इसको क्या कहा गया, कंप्यूटर युद्ध कहा गया। इसको साथ साथ इसका क्या हुआ, टीवी पर लाइव टेलीकास्ट चलाया गया, इस वजह से इसे वीडियो गेम का नाम भी दिया गया था। यूएनओ द्वारा लिए गए इस फैसले को नाटकीय इसलिए कहा गया क्योंकि इससे पहले कभी यूएनओ द्वारा कोई इस तरह का निर्णय नहीं लिया गया था। यानी जो बाकी देश है ना उन्होंने इसको नाटकीय इसलिए बोला गया क्योंकि जो यूएनओ है यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने कभी इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया था, इसलिए इसको नाटकीय फैसला बताया गया। अब आप लोगों को समझ आया। ये कल के चैप्टर में मैंने लास्ट पार्ट में समझाया है, तो मेरे स्टूडेंट्स को ये सब पता ही है ऑलरेडी। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं ईजिली दोबारा बता देता हूँ, मैं हर टॉपिक को इजी वे में बताता हूँ। 1990 में इराक ने कुवैत पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, यूएनओ ने समझाया किसको, इराक को, कि भाई आप कुवैत को क्या कर दो, छोड़ दो। जब वो नहीं माना तो यूएनओ ने बोला अब इसको क्या करो, मारपीट से छुड़ाओ। तो यूएनओ की सेना कहाँ चली गई, इराक पर चली गई हमला करने के लिए। इराक के जो वैसे तो यूएनओ की सेना 34 देशों की मिलीजुली सेना है, परंतु इसमें 75% सैनिक कौन थे, अमेरिकन थे। इसके जनरल भी कौन थे, अमेरिकन ही थे। सद्दाम हुसैन जो उस टाइम पे इराक का राष्ट्रपति था वो कहता है मुझे हरा पाना इतना आसान नहीं है, आप लोग मुझे इजी नहीं हरा पाओगे, परंतु वह बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में क्या हो जाता है, हार जाता है और कुवैत को रिहा कर दिया जाता है। अब अमेरिका ने इसमें अपने जो शक्ति है उसका खुला प्रदर्शन किया था। इसमें इन्होंने स्मार्ट बमों का क्या किया था, प्रयोग किया था, इसलिए कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है। साथ साथ इसका टीवी पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, यानी सब लोगों को दिखाया जा रहा था कि ये युद्ध हो कैसे रहा है, जिस वजह से इसे वीडियो गेम वॉर का नाम भी दिया गया। अब यूएनओ के लिए यह इस फैसले को नाटकीय फैसला इसलिए कहा गया। यानी यूएनओ के द्वारा जो ये फैसला लिया गया था इसको नाटकीय फैसला इसलिए कहा गया था क्योंकि यूएनओ ने इससे पहले ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था, इसलिए सभी लोग इसको नाटकीय फैसला बता रहे थे। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको, बहुत इजी था ये टॉपिक। तो बच्चों आगे बढ़ते, आगे है ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच। यानी ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म पढ़ा, अब है बारी ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच की। तो 1998 में अमेरिका के 2 दूतावास थे,
दो दूतावास है, एक है नैरोबी और एक है दार एस सलाम। दो दूतावास थे, उन पर हमला होता है। उन पर क्या होता है, एक हमला होता है। इस हमले का जो जिम्मेदार ठहराया जाता है वो आतंकवादी संगठन अलकायदा को बताया जाता है कि अलकायदा ने क्या किया, अमेरिका के दूतावास पर क्या किया है, हमला किया है। इसी के जवाब में अमेरिकी द्वारा यानी इसी का जवाब देने के लिए अमेरिका द्वारा ऑपरेशन इन्फिनिट रिच की शुरुआत की गई। यानी इसका जवाब देने के लिए कि आप लोगों ने हम पे अटैक करने की आगे कोशिश करी कैसे, अमेरिका ने इसको जवाब देने के लिए ऑपरेशन इन्फिनिट रिच की क्या करी, स्टार्ट कर दी। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था अलकायदा में हमले का बदला लेना। यानी इसका मुख्य टारगेट क्या था कि अलकायदा ने हम पे अटैक किया, अब हम अलकायदा के बदला लेंगे। अलकायदा से क्या लेंगे बच्चों, बदला लेंगे। इस ऑपरेशन के तहत अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। एक मिसाइल का नाम है ये क्रूज मिसाइल। यानी अलकायदा पर किससे हमला किया गया, अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। किसने किया, अमेरिका ने किया। इस हमले के लिए यूएनओ की अनुमति भी नहीं ली गई। इन हमलों की वजह से कई बेगुनाह लोग भी मारे गए, जिस वजह से अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई। यानी यूएनओ की भी इसने अमेरिका ने परमिशन नहीं मांगी, इसने अपने मन से ही क्या कर दिया, वहाँ पर मिसाइलें दागना स्टार्ट कर दिया। और उस चक्कर में वहाँ पर बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे गए। कहाँ पर, अलकायदा के अंदर। दोबारा मैं टॉपिक समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, 1998 में अमेरिका के दो दूतावास है जिसका नाम है नॉर्वे और दार एस सलाम। क्या नाम है, नॉर्वे और दार एस सलाम। इन पर क्या होता है, इन पर हमला होता है। क्या होता है बच्चों, इन पर हमला होता है। और हमले का जिम्मेदार आतंकवादी संगठन अलकायदा को माना जाता है कि अलकायदा ने इस पर क्या करा है, अटैक किया है। अब देखो आप लोगों ने उससे मोल ले लिया झगड़ा, जिससे सोवियत संघ नहीं जीत पाया, आप लोग उससे कैसे झगड़ा मोल ले लिए, ठीक है। तो इसी का बदला लेने के लिए ऑपरेशन इन्फिनिट रिच को चलाया गया। यानी इसका मुख्य उद्देश्य था कि अलकायदा से क्या लेना है, हमें बदला लेना है कि इसने हम पे अटैक करने की कोशिश आखिर करी कैसी। अब देखो अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से क्या किया गया, हमला किया गया। अब हमला करने से पहले इसने यानी अमेरिका ने यूएनओ से परमिशन तक नहीं लिया था, इसने अपने मन से क्या करा, वहाँ पर अटैक करवाना स्टार्ट कर दिया। और जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे गए और अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई थी उस टाइम पर कि आपने बहुत ज़्यादा गलत काम किया है, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ आया, ईजी था ये भी कि इसमें हमने, आप ऑपरेशन याद रखना बस। ऑपरेशन का नाम है इन्फिनिट रिच। ऑपरेशन का नाम क्या है, इन्फिनिट रिच यानी दो दूतावास पर अटैक, अमेरिका द्वारा अलकायदा से बदला लेना, ठीक है बच्चों, क्रूज मिसाइलों के द्वारा। बस तो बारी अब है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की। हम इस चैप्टर में बेसिक ऑपरेशन ही पढ़ने वाले हैं कि अमेरिका द्वारा कैसे वर्चस्व की स्थापना की गई थी, कैसे इसने अपने आप को साबित किया था। तो अगला है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इसमें क्या हुआ, 11 सितंबर 2001 को, आप ये डेट याद रखना, 11 सितंबर 2001 को अलग अलग अरब देशों के लगभग 19 अपहरणकर्ताओं ने, यानी 19 अपहरणकर्ताओं बोलते हैं हाईजैकर्स को, ठीक है बच्चों। आप याद रखना कि 11 सितंबर 2001 को अरब देश के 19 हाईजैकर ने अमेरिका के 4 विमानों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। वह इन विमानों को अमेरिका के मुख्य इमारतों की तरफ सीधा उड़ा कर ले गए। और उन लोगों ने क्या करा, उन 4 विमानों पर पहले कब्जा किया और उसको अमेरिका के मुख्य इमारतों की तरफ उड़ाना शुरू कर दिया। ये क्या है, इमारतें हैं अमेरिका की, यहाँ उड़ाना उन्होंने शुरू कर दिया। इनमें से 2 विमान न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उत्तरी और दक्षिण टावर से टकरा दिया। यानी जो न्यूयॉर्क है अमेरिका के अंदर, उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थे, उसके उत्तरी और दक्षिण टावर में 2 प्लेन को क्या करवा दिया, क्रैश करवा दिया गया, ठीक है। तीसरा विमान वर्जीनिया में स्थित पेंटागन से टकराया जहां अमेरिका का रक्षा मुख्यालय था। और तीसरा जो था वहां रक्षा मुख्यालय पेंटागन में, वहां तीसरा विमान को वहां टकरा दिया, ठीक है बच्चों। अमेरिका कांग्रेस की मुख्य इमारतें से टकराया था। चौथा जो विमान था उसको अमेरिका के कांग्रेस मुख्य इमारत में गिराना था। यानी अमेरिका के कांग्रेस मुख्य इमारत में उसको गिराना था, टकराना था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। वो पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा गया। आप लोगों ने सुना होगा 9/11 की घटना, तो बच्चों यही थी 9/11 की घटना, ठीक है। समझ आया, दोबारा बताता हूँ, बहुत ईजी में मैं बता दूंगा आपको, ईजी सा टॉपिक है ये। देखो 11 दिसंबर का डेट है, 11 दिसंबर 2001 को 19 अरब के लोग 4 विमान को हाईजैक करते हैं। यानी 19 लोगों ने मिलकर 4 विमान को क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया। अब इन 4 विमानों को अमेरिका की तरफ उड़ाना स्टार्ट कर दिया। 2 विमानों को
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी न्यूयॉर्क में स्थित जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसमें टकराकर उनको ख़त्म कर दिया। ठीक है। तीसरे विमान को वर्जीनिया में रक्षा मुख्यालय में जाकर टकराकर उसको ख़त्म कर दिया। और तीसरे को गिराना था उन्हें कांग्रेस की मुख्य इमारत से, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाया। उससे पहले यह एक खेत में जाकर गिर गया, ये क्रैश हो जाता है और ये सक्सेस नहीं हो पाता। 3 जगह इन्होंने डैमेज किया, एक जगह सक्सेस नहीं हो पाया। इस हमले को ही 9/11 का घटना बताया गया। समझ आ गया सब कुछ? जिसको नहीं समझ आया आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखो, सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ईजी सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, 9/11 का घटना इसको कहा गया था। अब देखो हम जानेंगे 9/11 के परिणाम, यानी जो 9/11 का जो परिणाम निकला उससे क्या परिणाम निकला। यानी जो इन लोगों ने विमानों को गिरा तो दिया, परंतु उसका परिणाम क्या निकला, परिणाम देख लो। अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। यानी ये जो हमला हुआ ये अब तक का अमेरिका का सबसे बड़ा हमला इसको बताया गया। अब तक का ऐसा हमला अमेरिका पर कभी भी नहीं हुआ था। लगभग इसमें 3000 लोगों की मौत हो गई। यानी इस हमले में कितने लोग मारे गए, 3000 लोग मारे गए। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की शुरुआत हो गई। और इसी में किसकी शुरुआत हुई, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की स्टार्ट हुई। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, इसी की बात चल रही है। ठीक है। अब देखो बच्चों, यह उन सभी लोगों के खिलाफ चलाया गया जिन पर 9/11 की शक थी। यानी 9/11 का जिन देशों पर शक था ना, अमेरिका को लग रहा था कि 9/11 घटना में इन देशों का हाथ हो सकता है, उन पर यह ऑपरेशन चलाया गया, एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया। ठीक है बच्चों, इसका मुख्य निशाना अलकायदा और तालिबान था, क्योंकि इसको पता था यह हरकत और कोई नहीं यही कर सकता है। बिकॉज हमने इसके क्या करा था, इस पर क्रूज मिसाइलों से क्या करा था, अटैक करवाया था। तो हो ना हो अलकायदा और तालिबान ही इसमें शामिल होगा। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। और इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड में क्या करना शुरू कर दिया, गिरफ्तारी शुरू कर दिया। लोगों को खुफिया जेल खाने में रखा गया और किसी को भी इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। यानी जिन जिन पर शक था अमेरिका को, उसके तहत यह ऑपरेशन चलाया गया था। मुख्य निशाना इसमें अलकायदा और तालिबान था। बिकॉज इसको पता था ये होना हो इन्हीं का हाथ होगा। और इस ऑपरेशन के तहत पूरे विश्व में गिरफ्तारियां चली। लोगों को कुछ खुफिया जेलों में रखा गया और उनको किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं दी गई। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। जिसको कोई भी दिक्कत हो वो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेना। सारी चीज़ें बहुत ईजी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।